एक ही परिवार में गुनाह की आखिरी हद क्या हो सकती है। एक पिता, एक बहू और गोविंद सागर झील की गहरी अंधेरी वादियों के पीछे छिपा एक ऐसा नाजायज रिश्ता। जब घर का इकलौता बेटा ही रास्ते का कांटा बन जाए तो एक ऐसी बेरहम साजिश रची जाती है जिसमें एक भयानक हादसे का नकाब ओढ़कर एक कत्ल को छिपाया जाता है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि गहरे कीचड़ के नीचे से एक मरा हुआ इंसान भी मदद के लिए सिग्नल भेज सकता है। एक ऐसा सिग्नल जो उनके बनाए झूठ के हर धागे को तोड़कर रख देगा। इस जानलेवा सिग्नल का पीछा करने और परिवार की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक का पर्दाफाश करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि झील के नीचे से आया सिग्नल नाम की यह आपराधिक कहानी अब शुरू होने जा रही है। जुलाई का आखिरी हफ्ता हिमाचल प्रदेश की गोविंद सागर झील पर मानसून अपने पूरे कहर पर था। आसमानी बिजली की कड़कड़ाहट पहाड़ों से टकराकर गूंज रही थी और मूसलाधार बारिश की मोटी बूंदें झील के गंदले पानी पर किसी चाबुक की तरह पड़ रही थीं। हवा इतनी तेज थी कि घाटियों के बीच एक डरावना शोर पैदा हो रहा था। यह एक ऐसा मंजर था जो आलीशान होने के साथ साथ बेहद खौफनाक भी था। एक ऐसा मौसम जब कोई भी समझदार इंसान पानी से दूर ही रहना चाहेगा। इसी दौरान झील के किनारे बनी एक छोटी सी पुरानी पुलिस चौकी में एक बुजुर्ग आदमी और एक युवा महिला बारिश में पूरी तरह भीगे हुए और बदहवास हालत में दाखिल हुए। वे ओम सिंह और उनकी बहू मीरा थे। उनकी सांसें फूली हुई थीं और वे बुरी तरह से रो रहे थे, खासकर मीरा, जिसकी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। उन्होंने चौकी में मौजूद अधिकारी को बताया कि उनका बेटा और मीरा का पति रवि ठाकुर लापता हो गया है। उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जो बहादुरी और दुख से भरी हुई थी। उन्होंने बताया कि कैसे रवि, जो अपने मछली पालन के काम को लेकर बहुत जुनूनी था, तूफान के बावजूद अपने मछली के पिंजरों को मजबूत करने के लिए अकेले अपनी नाव लेकर झील में उतर गया। ओम सिंह ने कहा, मैंने उसे बहुत रोका साहब। मैंने कहा कि बेटा, जान है तो जहान है, लेकिन वह नहीं माना। कहने लगा कि अगर पिंजरे टूट गए तो हमारी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कहानी को और भी ज्यादा मार्मिक बनाते हुए मीरा ने रोते हुए कहा, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बस 1 घंटे में लौट आऊंगा। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे एक बड़ी और बेरहम लहर ने उसकी छोटी सी नाव को पलट दिया और वह पानी के तेज और तूफानी बहाव में कहीं खो गया। यह सूचना दर्ज करने वाला अधिकारी था सब इंस्पेक्टर अर्जुन नेगी, एक 24 साल का युवा और होशियार अफसर जो इसी झील के किनारे पला बढ़ा था। उसने उनकी कहानी को ध्यान से सुना और हर बात को अपनी डायरी में नोट किया। लेकिन अर्जुन, जो पहाड़ों और पानी के मिजाज को अपनी रगों में महसूस करता था, को इस कहानी में कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। वह रवि ठाकुर को बचपन से जानता था। वह जानता था कि रवि एक ऊद बिलाव की तरह माहिर तैराक था, जो पानी के नीचे मिनटों तक अपनी सांस रोक सकता था। और उससे भी बड़ी बात, अर्जुन यह जानता था कि झील के किनारे रहने वाले लोगों का पानी के साथ एक अलिखित रिश्ता होता है। वे पानी का सम्मान करते हैं और उसके गुस्से से डरते हैं। कोई भी अनुभवी स्थानीय निवासी, जैसा कि रवि था, इतनी भयानक आंधी तूफान में कभी भी अकेले झील में जाने की मूर्खता नहीं करेगा। यह बहादुरी नहीं, यह आत्महत्या थी। अर्जुन ने यह भी देखा कि ओम सिंह और मीरा के कपड़े बारिश से तो गीले थे, लेकिन उन पर झील के पानी या कीचड़ का कोई निशान नहीं था, जैसा कि एक परेशान खोजकर्ता पर होना चाहिए था। उनका दुख भी किसी नाटक के संवाद जैसा लग रहा था, सच्चा नहीं। कागजों पर तो यह मामला एक दुखद दुर्घटना के रूप में दर्ज कर लिया गया था, लेकिन उस युवा पुलिस वाले के मन में संदेह का एक बीज पनपना शुरू हो चुका था। कई दिन बीत गए। रवि ठाकुर के साथ हुए दुखद हादसे की खबर आखिरकार दिल्ली में काम कर रही उसकी छोटी बहन प्रिया ठाकुर तक भी पहुंच गई। दिल्ली से हिमाचल तक का पूरी रात का सफर प्रिया ने जागकर काटा था। बस की खिड़की से बाहर बरसती बूंदें और अंधेरे में पीछे छूटते पेड़ उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस उसके भाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। उसके दिमाग में आंसुओं से ज्यादा सवाल थे और हर सवाल उसके शक को और भी गहरा कर रहा था। उसका भाई, उसका रक्षक, इतना लापरवाह कैसे हो सकता था? हर गुजरते किलोमीटर के साथ
उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था कि उसके भाई के साथ कोई भयानक साजिश हुई है। अगली सुबह जब उसकी बस गांव के अड्डे पर रुकी तो वह लगभग भागते हुए अपने घर पहुंची। घर के बाहर कुछ पड़ोसी और दूर के रिश्तेदार बैठे हुए थे जो शोक जताने आए थे। अंदर आंगन में उसके पिता ओम सिंह एक शांत, टूटे हुए बुजुर्ग की तरह बैठे थे और उसकी भाभी मीरा आंखों में आंसू भरे आने जाने वालों को संभाल रही थी। वे दोनों दुख का एक ऐसा उत्तम नाटक कर रहे थे जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था, लेकिन प्रिया धोखा खाने वालों में से नहीं थी। वह सीधा उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें रात भर जागने और रोने से लाल थीं, लेकिन उनमें एक भी आंसू नहीं था। उनमें सिर्फ एक आग थी। दुर्घटना? प्रिया ने पूछा, और उसकी आवाज उस झूठे मातम के माहौल में किसी चाबुक की तरह पड़ी। पिताजी, आप नहीं जानते कि रवि भैया कितने अच्छे तैराक थे। वह कितने सावधान रहते थे। क्या आपको यह भी याद नहीं? वह तूफान में अपनी परछाई से भी डरते थे। ओम सिंह अपनी बेटी के इस तीखे अंदाज से बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, बेटी, यह ऐसे बात करने का समय नहीं है। हम सब सदमे में हैं। तुम्हारा भाई, वह अभी अभी जापान से लौटे थे। प्रिया ने उनकी बात काटते हुए कहा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। अपनी जिंदगी भर की बचत का सारा पैसा साथ लेकर आए थे। एक एक पैसा उन्होंने वहां मेहनत करके कमाया था। वह एक पल के लिए रुकी, अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह उन पैसों से हमारे इस पुराने घर की मरम्मत करवाएंगे ताकि आप आराम से रह सकें, ताकि मां की आत्मा को शांति मिले। ऐसा इंसान जो भविष्य के इतने सपने देख रहा हो, वह कुछ मछली के पिंजरों के लिए तूफान में अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? जवाब दीजिए पिताजी। प्रिया के इन तर्कपूर्ण और तीखे सवालों ने ओम सिंह और मीरा के दुख के नाटक को तार तार कर दिया। वे दोनों घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनका दुख अब गुस्से में बदलने लगा, जो अक्सर तब होता है जब कोई चोर पकड़ा जाता है। पागल हो गई हो तुम, ओम सिंह चिल्लाए। तुम्हारे भाई की मौत ने तुम्हारे दिमाग पर असर डाला है। तुम हम पर ही इल्जाम लगा रही हो। मीरा भी रोते हुए बोली, प्रिया, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? वह मेरे पति थे। मैं उनसे प्यार करती थी। तुम हमारी तकलीफ और बढ़ा रही हो। जब उसके अपने पिता और भाभी ने ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तब प्रिया को एहसास हुआ कि वह अपने ही घर में अजनबी हो चुकी है। सच की इस लड़ाई में वह बिल्कुल अकेली थी। उसे किसी ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसकी कहानी पर नहीं बल्कि सच्चाई पर यकीन करे। और फिर उसे पड़ोसियों की बात याद आई, एक युवा सब इंस्पेक्टर के बारे में जो इस दुर्घटना की कहानी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं लग रहा था। वही उसकी आखिरी उम्मीद था। अगले दिन प्रिया सीधा झील के किनारे बनी उस छोटी सी पुलिस चौकी पहुंची। सब इंस्पेक्टर अर्जुन नेगी उस वक्त रवि ठाकुर की पतली सी फाइल को ही देख रहे थे, जिसमें सिर्फ दुर्घटना में मृत्यु की एक औपचारिक रिपोर्ट लगी थी। जब प्रिया कमरे में दाखिल हुई तो अर्जुन ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह वही लड़की थी जिसकी आंखों में उसने दुख से ज्यादा एक दृढ़ संकल्प देखा था। सब इंस्पेक्टर साहब, प्रिया ने बिना कोई भूमिका बनाए सीधे मुद्दे की बात की। मैं जानती हूं कि मेरे भाई के मामले की रिपोर्ट आपने ही लिखी थी। मैं यहां आपको यह बताने आई हूं कि वह कोई दुर्घटना नहीं थी। उसने बड़ी ही स्पष्टता और तर्क के साथ वह सारी बातें अर्जुन के सामने रखीं जो उसने अपने पिता से कही थीं। उसका भाई एक बेहतरीन तैराक था। वह बेहद सावधान रहने वाला इंसान था और तूफान के बीच झील में जाने का उसके पास कोई कारण नहीं था, खासकर तब जब वह जापान से एक बड़ी रकम और भविष्य के इतने सारे सपने लेकर लौटा था। अर्जुन नेगी ने खामोशी से उसकी हर बात सुनी। प्रिया का हर एक शब्द उसके अपने ही उन संदेहों की पुष्टि कर रहा था जो पहले दिन से उसके मन में थे। वह जानता था कि इस झील के लोग कैसे जीते हैं, वे पानी से कैसे डरते हैं और उसका कितना सम्मान करते हैं। ओम सिंह और मीरा की कहानी शुरू से ही उसे झूठी लग रही थी। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। अर्जुन ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज धीमी लेकिन बहुत ही मजबूत थी। उनकी कहानी जरूरत से ज्यादा सटीक और नाटकीय है। हमारे यहाँ झील के लोग ऐसे व्यवहार नहीं करते। लौटने के बाद पहली बार प्रिया को लगा कि वह अकेली नहीं है। उन दोनों की नजरें मिलीं और बिना कुछ कहे ही वे समझ गए कि उनका मकसद एक ही है।
रवि के लिए इंसाफ एक अनकहा अनौपचारिक गठबंधन बन चुका था, एक दुखी बहन और एक ईमानदार पुलिस वाले के बीच। लेकिन अर्जुन ने यथार्थ का धरातल दिखाते हुए कहा, सिर्फ हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हमारे वरिष्ठ अधिकारी तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कोई सबूत न हो, कोई ऐसी चीज जिसे हम कागज पर दिखा सकें। हमें कुछ ढूंढना होगा। प्रिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद की चमक थी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, उसने कहा। बस मुझे बताइए कि क्या करना है। अर्जुन ने एक पल सोचा। वह जानता था कि सिर्फ उन दोनों के शक के आधार पर इस केस को दोबारा खोलना बहुत मुश्किल होगा। उन्हें किसी बड़े अधिकारी का समर्थन चाहिए होगा, कोई ऐसा जो उनकी बात को गंभीरता से सुने। और इसके लिए उन्हें अपनी बात को और मजबूत बनाना होगा। अपने शक को एक औपचारिक जांच में बदलने के लिए प्रिया और सब इंस्पेक्टर अर्जुन नेगी ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। अर्जुन नेगी ने अपने हाथों से तैयार की गई एक छोटी सी रिपोर्ट ली, जिसमें उसने उन सभी विसंगतियों को दर्ज किया था जो उसे ओम सिंह और मीरा की कहानी में नजर आई थीं। और फिर वे दोनों साथ में शिमला में स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय के लिए निकल पड़े। वहां बहुत कोशिशों के बाद उन्हें इंस्पेक्टर राजीव खन्ना से मिलने का समय मिला, जो राज्य अपराध शाखा के एक तेज तर्रार और संजीदा अफसर माने जाते थे। इंस्पेक्टर खन्ना के कार्यालय में माहौल बहुत ही औपचारिक और गंभीर था। उन्होंने दोनों को शांति से बैठने के लिए कहा और फिर मामले की फाइल खोली। सबसे पहले प्रिया ने बोलना शुरू किया। उसने अपने भाई रवि से जुड़ी हर वह बात बताई जो इस दुर्घटना की कहानी को झूठा साबित करती थी। उसने बताया कि कैसे उसका भाई पानी से नहीं बल्कि तूफान से डरता था और कैसे वह भविष्य के लिए पैसे जोड़ रहा था। उसके बाद सब इंस्पेक्टर अर्जुन नेगी ने अपनी पेशेवर टिप्पणियां सामने रखीं। उन्होंने एक स्थानीय निवासी के नजरिए से बताया कि झील के नियम क्या हैं और रवि जैसा अनुभवी व्यक्ति कभी भी ऐसी जानलेवा गलती नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर खन्ना ने सब कुछ बड़ी खामोशी और धैर्य से सुना। जब वे दोनों अपनी बात कह चुके तो उन्होंने फाइल बंद कर दी। शुरू में वह थोड़े संदेह में लग रहे थे। देखिए, उन्होंने कहा, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन यह सब सिर्फ अनुमान है, आपके अपने विचार हैं। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हमारे पास 2 चश्मदीद गवाह हैं, पिता और पत्नी, और हमारे पास कोई शव भी नहीं है। मैं सिर्फ आपके शक के आधार पर एक बंद हो चुके मामले को दोबारा नहीं खोल सकता। यह सुनकर प्रिया को लगा जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट रही है। अपनी हताशा में उसने सीधे इंस्पेक्टर खन्ना की आंखों में देखते हुए पूछा, सर, अगर वह आपका बेटा होता, आपका भाई होता, तो क्या आप इतनी आसानी से इस नतीजे को मान लेते? प्रिया का यह सवाल, जो दुख और गुस्से से भरा था, इंस्पेक्टर खन्ना के दिल पर सीधा असर कर गया। सिर्फ उसके शब्दों ने ही नहीं, बल्कि उसकी आंखों में दिख रही सच्चाई की जिद ने भी उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके सालों के तजुर्बे ने उन्हें बताया कि इस मामले में पिता और पत्नी की चुप्पी भी अपने आप में एक बहुत ही असामान्य बात थी। उन्होंने कोई बड़ा वादा नहीं किया, उन्होंने बस धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं पीड़ित के निजी कमरे की तलाशी लेने के लिए एक टीम भेजने की इजाजत देता हूं। देखते हैं कि हमें वहां कुछ मिलता है या नहीं। यह एक छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जीत थी। मामले का वह दरवाजा जो लगभग बंद हो चुका था, अब थोड़ा सा खुल गया था। सच्चाई की खोज आखिरकार अब सही मायनों में शुरू हो चुकी थी। इंस्पेक्टर खन्ना के आदेश पर एक छोटी जांच टीम रवि ठाकुर के मछली फार्म पर स्थित उसके निजी कमरे की तलाशी लेने के लिए पहुंची। प्रिया और सब इंस्पेक्टर अर्जुन नेगी भी उनके साथ थे। उनके चेहरों पर उम्मीद और घबराहट के मिले जुले भाव थे। बाहर ओम सिंह और मीरा खड़े थे। उनके चेहरों पर एक बनावटी हैरानी थी, लेकिन उनकी आंखों में छिपी चिंता साफ दिख रही थी। रवि का कमरा, जो एक 30 साल के युवक का कमरा था, आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा साफ सुथरा और व्यवस्थित था। हर चीज अपनी जगह पर थी। बिस्तर पर चादर करीने से बिछी हुई थी और मेज पर धूल का एक कण भी नहीं था। यह किसी ऐसे इंसान का कमरा नहीं लग रहा था जो अचानक लापता हो गया हो, बल्कि यह एक ऐसा कमरा लग रहा था जिसे किसी मेहमान के आने के लिए तैयार किया गया हो। जांच अधिकारियों ने अपना काम शुरू किया।
उन्होंने हर दराज की तलाशी ली, हर किताब के पन्ने पलटे और लकड़ी के फर्श की हर दरार को गौर से देखा। वे एक खत, एक डायरी या कोई भी ऐसी असामान्य चीज ढूंढ रहे थे जो रवि के आखिरी दिनों के बारे में कुछ बता सके, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, एक भी सुराग नहीं। कमरे में धीरे धीरे निराशा छाने लगी। प्रिया और अर्जुन के चेहरे पर उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई दिख रही थी। तभी प्रिया अचानक रुक गई। उसकी नजरें कोने में रखी लकड़ी की एक पुरानी अलमारी पर टिकी हुई थीं। 1 मिनट, वह धीरे से फुसफुसाई। रवि भैया ने मुझे एक चीज के बारे में बताया था, जिसे उन्होंने बहुत संभाल कर इसके अंदर छिपाया था। कमरे में मौजूद हर किसी की नजरें अब उस अलमारी की तरफ घूम गईं। सबने अपनी सांसें रोक ली थीं। प्रिया के बताने पर एक अधिकारी ने सावधानी से उस अलमारी की जांच की। उसने अलमारी के नीचे लगे लकड़ी के तख्ते पर धीरे से थपकी दी और उसे एक असामान्य खोखली आवाज सुनाई दी। कुछ मिनटों की मेहनत के बाद वह तख्ता बाहर आ गया और उसके नीचे बड़ी ही सफाई से बनाए गए एक छोटे से गुप्त खाने में एक डिब्बा रखा हुआ था। यह किसी गहने या पैसे का डिब्बा नहीं था। यह एक छोटा चौकोर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का डिब्बा था। इंस्पेक्टर खन्ना ने दस्ताने पहनकर सावधानी से उस डिब्बे को उठाया। डिब्बे के ऊपर एक बहुत ही छोटे, पानी रोधक और लंबी बैटरी वाले जीपीएस ट्रैकिंग उपकरण की तस्वीर बनी हुई थी। जांच टीम के सभी सदस्यों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या कोई ऐसा इंसान जो इतना सावधान हो कि वह खुद के लिए एक जीपीएस ट्रैकर खरीदे, इतना लापरवाह हो सकता है कि वह तूफान में अकेले झील में उतर जाए? लेकिन सबसे जरूरी और दिल दहला देने वाली बात यह थी कि वह डिब्बा खलाली था। इसका मतलब साफ था, वह जीपीएस उपकरण बाहर था कहीं पर, और बहुत संभव था कि वह अब भी रवि के साथ ही हो। तुरंत साइबर फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, इंस्पेक्टर खन्ना ने कहा। उनकी आवाज में अब एक नई अर्जेंसिया थी। मैं उन्हें इसी वक्त यहां चाहता हूं। हम इस सिग्नल को ढूंढने जा रहे हैं। उन 2 हत्यारों की लिखी हुई कहानी का सामना अब एक ऐसे गवाह से होने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा गवाह जो झूठ नहीं बोल सकता था, जिसे डराया नहीं जा सकता था और जो झील की गहराइयों में कहीं से खामोशी से मदद के लिए एक सिग्नल भेज रहा था। असली खोज अब शुरू हो चुकी थी। रवि का वह छोटा सा सोने का कमरा अब एक तरह के डिजिटल युद्ध कक्ष में बदल चुका था। शिमला में स्थित राज्य पुलिस की साइबर फॉरेंसिक इकाई के सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों को उसी रात विशेष उपकरणों के साथ वहां बुलाया गया था। उन सभी की उम्मीदें अब उस छोटे से जीपीएस उपकरण पर टिकी थीं, जो न जाने कहां झील की गहराइयों में मौजूद था। उपकरण शायद अपनी बैटरी बचाने के लिए गहरी निद्रा अवस्था में चला गया है, एक विशेषज्ञ ने इंस्पेक्टर खन्ना को समझाया। हमें उसे जगाने के लिए एक विशेष सक्रियण संकेत भेजना होगा। इस प्रक्रिया में कई घंटे लग सकते, बादू से हैं, और इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। अगर बैटरी खत्म हो चुकी है या उपकरण पानी के बहुत नीचे होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, तो शायद हमें कुछ भी न मिले। यह सुनकर कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि यह उनका आखिरी और एकमात्र मौका है। समय बहुत ही धीमी गति से गुजर रहा था। विशेषज्ञों की उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं और उनकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर दौड़ रहे जटिल कोड पर टिकी थीं। कमरे में बस उपकरणों की हल्की भनभनाहट और एक तनावपूर्ण खामोशी थी। प्रिया एक कोने में जमीन पर बैठी हुई थी। उसने अपने हाथ जोड़ रखे थे और लगातार प्रार्थना कर रही थी। उसके लिए यह कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं थी, यह अपने भाई से संपर्क करने की एक आखिरी आध्यात्मिक कोशिश थी। सब इंस्पेक्टर अर्जुन नेगी दीवार के सहारे हाथ बांधकर खड़े थे। उनका चेहरा सख्त था। वह इस झील की विशालता को जानते थे और यह खोज उन्हें लगभग असंभव लग रही थी। और इंस्पेक्टर खन्ना, वह बस खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। उनकी अनुभवी आंखें एक पल के लिए भी स्क्रीन से नहीं हटीं। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। हर गुजरते मिनट के साथ उम्मीद की डोर कमजोर पड़ती जा रही थी। और फिर लगभग 2 घंटे के अंतहीन इंतजार के बाद लैपटॉप के छोटे से स्पीकर से एक सूखी, तीखी बीप की आवाज आई। उस एक आवाज ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। हर किसी की आंखें स्क्रीन पर जम गईं। गोविंद सागर झील के डिजिटल नक्शे पर
एक छोटा सा लाल बिंदु अचानक उभर आया था। वह बहुत हल्का था, लेकिन लगातार एक स्थिर गति से चमक रहा था। सिग्नल मिल गया, एक विशेषज्ञ लगभग चिल्लाया। कमरे में एक पल के लिए राहत और उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने उसे ढूंढ निकाला था, लेकिन जैसे ही वह विशेषज्ञ उस सिग्नल के डेटा को संसाधित करके उसके सटीक निर्देशांक पता करने लगा, उसके चेहरे के भाव उत्साह से बदलकर एक गहरी हैरानी में बदल गए। यह तो बहुत अजीब है, वह धीरे से बुदबुदाया। क्या हुआ? इंस्पेक्टर खन्ना ने तुरंत पूछा। उस विशेषज्ञ ने लैपटॉप की स्क्रीन उनकी तरफ घुमा दी। सर, उसने कहा, और उसकी उंगली उस चमकते हुए लाल बिंदु पर थी। सिग्नल झील के बीच वाले मुख्य मछली पिंजरे के इलाके से नहीं आ रहा है, जहां हादसा होने की बात कही गई थी। उसने नक्शे को और बड़ा किया। वह लाल बिंदु एक पूरी तरह से अलग जगह पर था। इंस्पेक्टर खन्ना के सवाल के जवाब में उस साइबर विशेषज्ञ ने लैपटॉप की स्क्रीन उनकी तरफ पूरी तरह से घुमा दी। नक्शे पर चमकता हुआ वह छोटा सा लाल बिंदु अब सिर्फ एक सिग्नल नहीं था, बल्कि सच्चाई की एक किरण थी। सर, विशेषज्ञ ने कहा, और उसकी उंगली उस लाल बिंदु पर थी। सिग्नल झील के बीच वाले मुख्य मछली पिंजरे के इलाके से नहीं आ रहा है, जहां हादसा होने की बात कही गई थी। उसने नक्शे को और बड़ा किया और उस जगह की विस्तृत जानकारी स्क्रीन पर आ गई। यह यहां से आ रहा है, विशेषज्ञ ने बताया, फॉर्म के पश्चिमी छोर पर बनी एक उथली खाड़ी में। रिकॉर्ड के अनुसार यह एक ऐसा इलाका है जो पूरी तरह से नरकट और घनी दलदल से भरा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां मछुआरों की नावें भी नहीं जाती। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। ओम सिंह और मीरा की कहानी हर किसी के दिमाग में एक फिल्म की तरह चल रही थी। उन्होंने कहा था कि रवि की नाव गहरे पानी में तूफान के कारण उठे तेज बहाव के बीच पलटी थी, लेकिन जीपीएस का सिग्नल एक ऐसी जगह से आ रहा था जो उथली, शांत और पानी के मुख्य बहाव से कई किलोमीटर दूर और लगभग विरुद्ध दिशा में थी। प्रिया यह सुनते ही जमीन पर बैठ गई और रो पड़ी। लेकिन इस बार उसके आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि एक भयानक सच के सामने आने के थे, जिसका उसे शुरू से ही डर था। वह समझ गई थी कि इसका क्या मतलब है। एक लाश, खासकर एक इंसान का शरीर, पानी के इतने तेज बहाव के खिलाफ तैरकर कई किलोमीटर दूर एक उथली, दलदली खाड़ी तक अपने आप नहीं पहुंच सकता। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, किसी ने उसे वहां पहुंचाया था। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके भाई के शरीर को उस गुमनाम जगह पर छिपाया था। तूफान में हुए हादसे की वह पूरी कहानी, वह पूरा नाटक अब आधिकारिक तौर पर ढह चुका था। एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ने उस झूठ को बेनकाब कर दिया था, जिसे दो इंसानों ने बड़ी सफाई से बनाया था। यह कोई दुर्घटना नहीं है। इंस्पेक्टर खन्ना ने अपनी गहरी और फौलादी आवाज से उस खामोशी को तोड़ा। उनकी आंखों में अब एक जांच अधिकारी का ठंडा निश्चय था। यह एक हत्याकांड है, और वह जगह, वह अपराध स्थल नहीं है, वह लाश को ठिकाने लगाने की जगह है। अब जांच एक नए और भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर खन्ना ने तुरंत अपने फोन से कुछ निर्देश दिए। मुझे उस खाड़ी की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें चाहिए। मैं वहां जाने से पहले उस जगह के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। स्थानीय गोताखोरों की टीम को तैयार रहने को कहो। यह अब किसी लापता व्यक्ति की खोज का अभियान नहीं है, यह एक शव को बरामद करने का अभियान है। फिर वह सब इंस्पेक्टर अर्जुन नेगी की तरफ मुड़े, जिनकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। नेगी, अपनी टीम को इकट्ठा करो, उन्होंने आदेश दिया। हमें कुछ और लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। हम अभी वहां जा रहे हैं। उस कमरे में अब उम्मीद भरी खोज का माहौल नहीं था, बल्कि एक भयानक सच का सामना करने की तैयारी थी। वे अब किसी लापता इंसान को नहीं, बल्कि एक हत्या के शिकार हुए व्यक्ति के शव को एक गुमनाम कब्र से निकालने जा रहे थे। उस मरे हुए इंसान के सिग्नल ने अपना काम कर दिया था। उसने झील की गहराइयों से उंगली उठा दी थी, और अब पुलिस उस उंगली के इशारे पर आखिरी और सबसे भयानक सच को उजागर करने के लिए निकल पड़ी थी। इंस्पेक्टर खन्ना के नेतृत्व में जांच दल की गाड़ियां तेजी से उस उथली खाड़ी की ओर बढ़ रही थीं, जहां से वह जीपीएस सिग्नल आ रहा था। वह जगह फॉर्म के मुख्य हिस्से से काफी दूर और अलग थलग थी। वहां नरकट और जंगली घास इतनी घनी उगी हुई थी
कि दूर से देखने पर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इसके पीछे पानी का कोई सोता भी हो सकता है। हवा में एक अजीब सी सड़न और खामोशी थी, जैसे यह जगह खुद भी किसी गहरे राज को छुपा रही हो। टीम ने आते ही काम शुरू कर दिया। 2 बड़े औद्योगिक पानी के पंप लाए गए और उन्हें खाड़ी के किनारे पर लगा दिया गया। जल्द ही पंपों के शोर ने उस जगह की शांति को भंग कर दिया और वे गंदले मटमैले पानी को बाहर खींचने लगे। हर किसी की नजरें पानी की घटती हुई सतह पर टिकी थीं। माहौल में इतना ज्यादा तनाव था कि उसे लगभग महसूस किया जा सकता था। प्रिया और सब इंस्पेक्टर अर्जुन नेगी किनारे पर खड़े थे। उनकी आंखों में एक भयानक इंतजार था। प्रिया के दिल में बची हुई आखिरी और सबसे कमजोर उम्मीद भी उस पानी के साथ साथ बाहर निकलती जा रही थी। जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे गया, नीचे का काला गाढ़ा कीचड़ दिखने लगा और फिर एक अधिकारी ने चिल्लाकर कहा, मिल गया, यहां पर है। उस आवाज को सुनकर सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। फॉरेंसिक टीम ने सावधानी से कीचड़ में कदम रखा। उन्होंने धीरे धीरे ऊपर की कीचड़ की परत को हटाया और फिर रवि ठाकुर का शव सामने आ गया। लेकिन वह सिर्फ पानी में डूबा नहीं था, उसे बड़ी ही बेरहमी से छिपाया गया था। उसके शरीर को मोटी रस्सी के कई फेरों से एक भारी, पुराने और जंग लगे हुए लंगर से कसकर बांधा गया था। यह एक ऐसी क्रूर विधि थी जिसका इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि लाश कभी भी पानी की सतह पर वापस ना आ सके। किनारे पर खड़ी प्रिया यह मंजर देखते ही अपने घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू तो निकल रहे थे, लेकिन उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसका सारा दर्द एक खामोश सिसकी में दबकर रह गया था। अर्जुन नेगी ने दौड़कर उसे संभाला। उस युवा पुलिसवाले का चेहरा अपराधियों के लिए गहरी नफरत से सख्त हो गया था। वह इसी झील के किनारे पला बड़ा था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी झील की गोद में इतना घिनौना अपराध छिपा हो सकता है। लेकिन कहानी का सबसे भयानक हिस्सा अभी सामने आना बाकी था। जब फॉरेंसिक डॉक्टरों ने घटनास्थल पर ही शव की शुरुआती जांच की, तो एक और सच सामने आया। उन्होंने जब शव को पलटा, तो मृतका की गर्दन के पिछले हिस्से के पास सिर पर एक बहुत बड़ा और गहरा घाव था। यह घाव डूबने से नहीं हुआ था, यह किसी भारी 10 वस्तु से पीछे से किए गए एक जोरदार वार का नतीजा था। अब किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। रवि ठाकुर तूफान में नहीं डूबा था, उस पर पीछे से हमला किया गया था, उसे मार डाला गया था और फिर उसके शरीर को लंगर से बांधकर इस गुमनाम खाड़ी में फेंक दिया गया था। यह एक बहुत ही सोची समझी और ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी। मृतका का शव मिलने और मौत का कारण साफ हो जाने के बाद जांच दल के पास अब ओम सिंह और मीरा के खिलाफ एक ऐसा ठोस और फौलादी सबूत था जिसे वे झुठला नहीं सकते थे। अब उनकी खामोशी को तोड़ने का वक्त आ गया था। आखिरी और निर्णायक टकराव अब बस कुछ ही दूर था। झील ने अपना मुर्दा उगल दिया था और उस मुर्दे ने अपनी कहानी सुना दी थी। अब बारी जिंदा लोगों की थी, जिन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना था। रवि ठाकुर का शव मिलने और मौत का कारण साफ हो जाने के बाद पुलिस ने बिना कोई समय गंवाए ओम सिंह और मीरा को औपचारिक पूछताछ के लिए शिमला स्थित अपराध शाखा के मुख्यालय में तलब किया। अब वे सिर्फ एक दुखद कहानी सुनाने वाले गवाह नहीं थे, बल्कि एक क्रूर हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध थे। दोनों को अलग अलग पूछताछ कक्षों में बिठाया गया ताकि वे एक दूसरे से कोई संपर्क न कर सकें। इंस्पेक्टर राजीव खन्ना ने सबसे पहले ओम सिंह से बात करने का फैसला किया। पूछताछ कक्ष में ओम सिंह अब भी शांत और स्थिर दिखने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जैसे वह एक सम्मानित बुजुर्ग है जिसे बिना किसी वजह के परेशान किया जा रहा है। इंस्पेक्टर खन्ना ने कोई भूमिका नहीं बनाई, उन्होंने सीधा मुद्दे की बात की। उन्होंने मेज पर गोविंद सागर झील का एक बड़ा रंगीन नक्शा फैला दिया। ओम सिंह, उन्होंने कहा, आपने हमें बताया था कि आपके बेटे के साथ हादसा यहां हुआ था, झील के गहरे पानी में मुख्य मछली के पिंजरों के पास। उन्होंने नक्शे पर उस जगह के चारों ओर एक लाल गोला बना दिया। लेकिन आपके बेटे रवि के जीपीएस उपकरण से मिला सिग्नल। उन्होंने अपनी उंगली को नक्शे पर एक दूसरी जगह ले जाते हुए कहा, यहां से आ रहा था। उन्होंने उस उथली दलदली खाड़ी के चारों ओर एक नीला गोला बना दिया, एक मरे हुए इंसान का सिग्नल। ओम सिंह के चेहरे का भाव बदल गया।
एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी उस झील और उसके पानी का राजा बनकर रहा था, आज उसी झील के एक नक्शे के सामने उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। मुझे नहीं पता, उसने हकलाते हुए कहा। मुझे किसी जीपीएस के बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है कि तूफान में लाश बहकर वहां चली गई हो। एक भारी लंगर से बंधी हुई लाश बह नहीं सकती। ओम सिंह। इंस्पेक्टर खन्ना की आवाज अब किसी बर्फीले तूफान की तरह ठंडी और सख्त थी। और तूफान किसी के सिर के पीछे इतना गहरा घाव भी नहीं बनाता। हमने उसे ढूंढ लिया है और हम जानते हैं कि उसे मारा गया था। इंस्पेक्टर खन्ना का आखिरी वाक्य एक हथौड़े की तरह था, जिसने ओम सिंह के झूठ की दीवार पर सीधी चोट की। उस बुजुर्ग आदमी का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसकी जिद अब भी बाकी थी। उसने बोलना बंद कर दिया। वह बस सामने दीवार को घूरने लगा और हर सवाल के जवाब में बस एक ही बात दोहराता रहा, मुझे कुछ नहीं पता। वह खामोशी की एक दीवार बन गया था। उसे लगा कि अगर वह कुछ नहीं बोलेगा तो पुलिस यह साबित नहीं कर पाएगी कि यह काम उसी ने किया है। इंस्पेक्टर खन्ना समझ गए कि यह इंसान सीधा दबाव बनाने से नहीं टूटेगा। यह बहुत ही घमंडी और जिद्दी है। उन्होंने तय किया कि अब रणनीति बदलने का वक्त है। एक अनुभवी शिकारी की तरह वह जानते थे कि अगर किसी जंजीर की सबसे मजबूत कड़ी न टूटे तो सबसे कमजोर कड़ी पर वार करना चाहिए। वह अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने ओम सिंह को एक आखिरी, लंबी और भेदने वाली नजरों से देखा और फिर बिना एक भी शब्द कहे कमरे से बाहर निकल गए। वह अब उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जहां इस साजिश की सबसे कमजोर कड़ी, मीरा, बैठी हुई थी। जैसा कि इंस्पेक्टर खन्ना ने अंदाजा लगाया था, इस साजिश की सबसे कमजोर कड़ी मीरा ही थी। दूसरे पूछताछ कक्ष में वह एक वरिष्ठ महिला अधिकारी के सामने बैठी थी। ओम सिंह की तरह उसके चेहरे पर कोई जिद या अकड़ नहीं थी, बल्कि एक गहरा डर और घबराहट थी। वह लगातार अपने हाथ मल रही थी और उसकी नजरें फर्श पर टिकी हुई थीं। महिला अधिकारी ने उससे सख्ती से नहीं, बल्कि बहुत ही नरमी और सहानुभूति के साथ बात करना शुरू किया। मीरा, हम जानते हैं कि तुम उस रात वहां थी, अधिकारी ने कहा, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि ओम सिंह कैसा इंसान है। वह बहुत ही दबंग और चालाक है। वह अपने बेटे को पैसों के लिए नियंत्रित करता था और वह तुम्हें तुम्हारे प्यार और तुम्हारी जरूरतों के लिए नियंत्रित कर रहा है। हमें लगता है कि इस पूरी साजिश का असली सरगना वही है और तुम तो बस उसके जाल में फंस गई। यह एक मनोवैज्ञानिक दांव था। सारा इल्जाम ओम सिंह पर डालकर अधिकारी मीरा को यह महसूस करा रही थी कि पुलिस उसे एक अपराधी नहीं, बल्कि एक और पीड़ित के रूप में देख रही है। अगर तुम चुप रहोगी मीरा, अधिकारी ने आगे कहा, तो कानून तुम्हें और उसे एक ही नजर से देखेगा। तुम्हें भी हत्या की बराबर की सजा मिलेगी। लेकिन अगर तुम सच बताओगी, अगर तुम हमारा सहयोग करोगी, तो तुम खुद को इस जाल से बाहर निकाल सकती हो। तुम अपने भविष्य को बचा सकती हो। यह आखिरी वाक्य एक चाबी की तरह था, जिसने मीरा के सब्र और डर के बांध को तोड़ दिया। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियों से पूरा कमरा गूंजने लगा और फिर उन सिसकियों के बीच से वह भयानक सच बाहर आने लगा, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने कत्ल की साजिश में शामिल होने की बात कबूल की। लेकिन फिर महिला अधिकारी ने पूछा, मकसद क्या था मीरा? सिर्फ पैसा या कुछ और भी था? मीरा ने रोते हुए अपना चेहरा उठाया और फिर उसने वह राज उगल दिया जो इस पूरे अपराध की जड़ था। उसने अपने और अपने ससुर ओम सिंह के बीच चल रहे नाजायज रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। एक ऐसा घिनौना, अपवित्र रिश्ता जो पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से उन दोनों के बीच था। उसने बताया कि जब रवि जापान से अपनी सारी कमाई लेकर लौटा तो कुछ ही समय में उसे अपनी पत्नी और अपने पिता के बीच के इस घिनौने रिश्ते की भनक लग गई। उसने उन दोनों का सामना किया और धमकी दी कि वह इस राज्य को सबके सामने उजागर कर देगा, अपने सारे पैसे वापस ले लेगा और हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। समाज में होने वाली बदनामी का डर और रवि के पैसों का लालच, इन दोनों चीजों ने मिलकर ओम सिंह और मीरा को एक शैतान बना दिया था। उन्होंने कहा था। मीरा ने सिसकते हुए ओम सिंह के शब्द दोहराए, बस रवि को रास्ते से हटाना है, फिर यह फॉर्म, यह पैसा, सब कुछ हमारा होगा।
उसने उस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। कैसे उन्होंने तूफान का फायदा उठाने की योजना बनाई, कैसे उन्होंने रवि को धोखे से नाव पर बुलाया और कैसे उन्होंने मिलकर उसे मार डाला और फिर एक झूठी कहानी बनाई। मीरा के आंसुओं में बहते हुए इकबालनामे ने साजिश, हवस और लालच की एक पूरी और भयानक तस्वीर साफ कर दी थी। खामोशी की दीवार सबसे कमजोर कड़ी की तरफ से टूट चुकी थी और अब जांच दल के हाथ में वह हथौड़ा आ चुका था जिससे वे ओम सिंह की जिद की दीवार को हमेशा के लिए तोड़ सकते थे। एक बार जब मीरा ने बोलना शुरू किया तो उसने अपने अंदर दबे हर राज्य को बाहर निकाल दिया। उसका शुरुआती भावनात्मक उफान अब एक शांत और विस्तृत बयान में बदल गया था। महिला अधिकारी ने उसे पानी दिया और उसे अपनी पूरी कहानी बताने के लिए प्रोत्साहित किया और उसकी कहानी ने एक ऐसे नैतिक पतन की तस्वीर पेश की जिसकी जड़ें रवि की मौत से बहुत पहले ही जम चुकी थीं। यह सब उन दिनों में शुरू हुआ जब रवि जापान में थे। मीरा ने अपनी नजरें फर्श पर गड्ढाए हुए बताया, मैं यहां इस बड़े से फॉर्म पर अपने ससुर के साथ अकेली रहती थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन अकेलापन बहुत बुरी चीज होती है मैडम। उसने बताया कि कैसे ओम सिंह ने उसके इस अकेलेपन का फायदा उठाया। पहले तो वह बस मेरा ख्याल रखते थे, मुझसे बातें करते थे। फिर उन्होंने मुझे छोटे मोटे तोहफे देना शुरू कर दिया। वह कहते थे कि वह मेरा अकेलापन समझते हैं, एक ऐसी बात जो रवि इतनी दूर से नहीं समझ सकता था। वह कहते थे कि मैं इस घर की मालकिन हूं और मुझे खुश रहने का पूरा हक है। मनोविज्ञान की भाषा में यह एक क्लासिक हेरफेर था। एक शक्तिशाली, दबंग व्यक्ति एक कमजोर और अकेली महिला को पहले भावनात्मक सहारा देता है और फिर धीरे धीरे उसे अपने नियंत्रण में ले लेता है। यह नाजायज और घिनौना रिश्ता जल्द ही एक बीमार निर्भरता में बदल गया। मीरा अपने ससुर की ताकत से डरती भी थी और साथ ही साथ वह उस आराम और सुरक्षा पर निर्भर भी हो गई थी जो उसे ओम सिंह से मिलती थी। वे दोनों एक पाप के गठबंधन में बंध गए थे, साथ मिलकर फॉर्म का काम देखते थे और रवि द्वारा भेजे गए पैसों पर जीते थे और इस दौरान अपने काले राज्य को दुनिया से छिपाए हुए थे। त्रासदी का चरम बिंदु तब आया जब रवि अपनी पूरी जमा पूंजी के साथ जापान से वापस लौटा। रवि कोई मूर्ख नहीं था, मीरा ने कहा। उसे घर के बदले हुए माहौल को समझने में देर नहीं लगी। उसने हम दोनों के बीच की अजीब सी नजदीकी को महसूस कर लिया था। उसने उस रात के बारे में बताया जब राज खुला। एक रात उसने हमें साथ देख लिया था। उस रात घर में जो तूफान आया वह बाहर के तूफान से कहीं ज्यादा भयानक था। रवि ने कहा कि वह हम दोनों को बर्बाद कर देगा। उसने धमकी दी कि वह पंचायत बुलाएगा, सबके सामने हमारा रिश्ता उजागर करेगा, अपना सारा पैसा वापस ले लेगा और मुझे घर से निकालकर हमेशा के लिए चला जाएगा। यही वह मोड़ था जहां ओम सिंह और मीरा को लगा कि वे दो खतरों का सामना कर रहे हैं। पहला, उनके नाजायज रिश्ते का राज खुल जाने से होने वाली सामाजिक बदनामी, और दूसरा, रवि का वह सारा पैसा हाथ से निकल जाने का डर जिसे वे अपना समझ बैठे थे। उस पल मीरा ने अब एक ठंडी और भावनाओं से रहित आवाज में कहा, वह मेरा पति नहीं रह गया था, वह एक खतरा बन गया था, एक ऐसी समस्या जिसे हल करना जरूरी था और मैं और ओम सिंह दोनों जानते थे कि इसे हमेशा के लिए हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसने बताया कि यह योजना ओम सिंह ने बनाई थी। उन्होंने कहा था कि यह तूफान भगवान का भेजा हुआ एक मौका है। अगर रवि इस तूफान में खो जाए तो कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। उसका सारा पैसा भी हमारा हो जाएगा और हमारा राज्य भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। उसके इस बयान ने साफ कर दिया था कि यह कोई अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। यह सालों के पाप, रहस्यों और लालच का एक सोचा समझा नतीजा था। अब पुलिस के पास हत्या का सिर्फ तरीका ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जन्म कुंडली थी। मीरा के विस्तृत इकबालनामे के साथ इंस्पेक्टर राजीव खन्ना वापस उस पूछताछ कक्ष में लौटे जहां ओम सिंह अब भी खामोशी की दीवार के पीछे छिपा हुआ था। अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। ओम सिंह, मीरा ने सब कुछ कबूल कर लिया है, इंस्पेक्टर खन्ना ने सीधे सीधे कहा और मीरा के दस्तखत किए हुए बयान की फाइल को मेज पर उसकी तरफ खिसका दिया। उसने हमें तुम्हारे और उसके नाजायज रिश्ते के बारे में बताया है। उसने हमें रवि को मारने की पूरी योजना के बारे में बताया है और उसने यह भी बताया है
कि इस साजिश का सरगना तुम थे और आखिरी जानलेवा वार भी तुमने ही किया था। ओम सिंह ने उस बयान के पन्नों को देखा और फिर अचानक वह हंसने लगा। यह कोई आम हंसी नहीं थी, यह एक सूखी, कड़वी और बेहद डरावनी हंसी थी, जिसमें दुख नहीं बल्कि एक अजीब सा गुस्सा और घृणा भरी हुई थी। उसने यह कहने की हिम्मत की। वह घृणा से बोला, अरे उसी ने तो मुझे पहले उकसाया था, उसी ने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया था और उसी ने कहा था कि अगर रवि रास्ते से हट गया तो यह पूरा फॉर्म और सारा पैसा हमारा होगा, और अब वह सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही है। यह एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक चाल थी, जहां अपराधी खुद को एक पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। वह अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि गलती उसकी है। वह अपनी कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया, हांफते हुए, जैसे उसने अपनी सारी ताकत उस एक झूठे दावे में लगा दी हो, और फिर जैसे उसने हार मान ली हो। हाँ, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में अब कोई लड़ाई नहीं बची थी। हाँ, मैंने उसे मारा। मैंने ही अपने हाथों से लकड़ी के उस मोटे पट्टे से उसके सिर के पिछले हिस्से पर वार किया था। क्यों? इंस्पेक्टर खन्ना ने सिर्फ एक शब्द पूछा। मैं अपने बेटे को मारना नहीं चाहता था, उसने कहा। उसकी आवाज में एक बनावटी आत्मदया थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में दिखने वाली वह कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब भी मैं उसे डांटता था, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अपनी पूरी जिंदगी इस सल्तनत को बनाने के बाद मुझे इसे एक निकम्मे, डरपोक लड़के के हवाले करना पड़ेगा। एक ऐसा लड़का जो अपने ही बाप के खिलाफ खड़ा होने की, उसे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था। यह सिर्फ हवस या पैसे की कहानी नहीं थी, यह एक ऐसे पिता के अहंकार की कहानी थी जो अपने ही बेटे की थोड़ी सी आत्मनिर्भरता को भी बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा बनावटी दुख था, जैसे वह किसी पुरानी फिल्म का कोई किरदार हो। मैंने उसे पैदा किया था, इंस्पेक्टर। मुझे उसे खत्म करने का भी हक था जब वह मेरे रास्ते में आ रहा था। आखिर में असली पीड़ित तो यहां मैं ही हूं। आखिरी इकबालनामा अब दर्ज हो चुका था। यह किसी पछतावे से नहीं, बल्कि एक बीमार और विकृत मानसिकता के अहंकार से निकला था। एक पिता ने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए नहीं मारा कि वह एक राज को छुपाना चाहता था या उसे पैसे का लालच था। उसने अपने बेटे को इसलिए मारा क्योंकि वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसका बेटा, जिसे वह हमेशा कमजोर और निकम्मा समझता रहा, नैतिक रूप से उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सही था। परिवार के सड़न की अब पूरी और बदसूरत तस्वीर साफ हो चुकी थी। मामले के पूरी तरह से सुलझ जाने के कुछ हफ्ते बाद प्रिया ठाकुर वापस दिल्ली लौटने की तैयारी कर रही थी। जाने से पहले उसकी एक आखिरी मुलाकात सब इंस्पेक्टर अर्जुन नेगी से हुई। वे दोनों पुलिस चौकी की तनावपूर्ण दीवारों के बजाय झील के किनारे एक शांत घाट पर मिले, जहां से पानी और पहाड़ का सुंदर दृश्य दिखाई देता था। आज झील का पानी बिल्कुल शांत और नीला था। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं और हवा में एक सुकून भरी ठंडक थी। तूफान के वे काले बादल और पानी का वह डरावना शोर अब कहीं नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे झील ने भी अपने ऊपर लगे एक गहरे दाग को धो दिया हो और अब वह दोबारा सांस ले रही थी। धन्यवाद अर्जुन जी, प्रिया ने झील की तरफ देखते हुए बहुत ही सच्ची आवाज़ में कहा। अगर उस दिन आप न होते, आपका शक और आपकी हिम्मत न होती, तो मेरे भाई का सच शायद हमेशा के लिए इसी झील में दफन हो जाता। सब इंस्पेक्टर नेगी ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ धीरे से सिर हिलाया। यह मेरा फर्ज था प्रिया जी, लेकिन सच कहूं तो असली श्रेय तो आपको जाता है। यह आपकी जिद थी, आपका अपने भाई के लिए प्यार था, जिसने हम सबको दोबारा देखने और सच को ढूंढने पर मजबूर किया। प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर उसने पूछा, लेकिन आपको पहली बार शक कब हुआ था? जब मेरे पिता और भाभी वहां चौकी पर थे। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। मैं इसी झील के किनारे पला बढ़ा हूं, उसने कहा। मैंने अपने लोगों को तूफान से डरते और उसका सम्मान करते हुए देखा है। रवि जैसा अनुभवी तैराक कभी भी अकेले उस तूफान में नहीं जाता। यह बहादुरी नहीं, पागलपन था। और उनके दुख में मुझे सच्चाई से ज्यादा एक नाटक नजर आ रहा था। बस एक एहसास था जिसे मैं समझा नहीं सकता था। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए।
भैया भी यही कहते थे। उसने कहा कि झील की अपनी एक जबान होती है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। उन्होंने झील के शांत पानी को देखते हुए कुछ और देर खामोशी से बिताई। उन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई लड़ी थी और उसे जीता था। उन्होंने मिलकर उस झील की पवित्रता को वापस लौटाया था और उससे भी ज्यादा जरूरी, एक बेगुनाह इंसान को इंसाफ दिलाया था। उनकी यह कहानी इस बात का सबूत थी कि कभी कभी इंसाफ की सबसे तेज लौ किसी बड़े पुलिस मुख्यालय के बंद कमरों में नहीं, बल्कि एक बहन के अटूट प्यार और एक साधारण ईमानदार पुलिस वाले की निष्ठा और सूझबूझ से जलती है। कुछ महीने बाद हिमाचल प्रदेश के सत्र न्यायालय में पिता और बहू द्वारा बेटे की हत्या के इस सनसनीखेज मामले की सुनवाई शुरू हुई। इस केस ने, जिसमें एक नाजायज रिश्ते और लालच की भयानक कहानी छिपी थी, पूरे इलाके की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। और आज फैसले के दिन अदालत का कमरा पत्रकारों, वकीलों और आम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कटघरे में ओम सिंह और मीरा एक दूसरे से नजरें चुराते हुए दो अजनबियों की तरह खड़े थे। उनके चेहरों से वह पुरानी अकड़ और आत्मविश्वास पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ डर और पछतावे का एक पीलापन था। अदालत में एक तरफ प्रिया अपनी नम आंखों के साथ बैठी थी। उसके लिए यह इंसाफ का दिन था, लेकिन जीत का नहीं। सरकारी वकील ने अपनी आखिरी दलीलों में इस अपराध को समाज की आत्मा पर एक घाव बताया। उन्होंने कहा, यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, यह भरोसे के कत्ल का मामला है। एक पिता ने अपने बेटे का कत्ल किया, एक पत्नी ने अपने पति का, और यह सब कुछ सिर्फ हवस और लालच के लिए किया गया। घर, जो एक इंसान के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह होना चाहिए, उसे ही इन दोनों ने एक साजिश और हत्या के अड्डे में बदल दिया। सबूतों और गवाहियों के आधार पर आरोपियों का गुनाह शीशे की तरह साफ था। आखिरकार फैसले का दिन आया और न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाना शुरू किया। न्याय परिषद ने यह माना कि यह एक ऐसी पारिवारिक त्रासदी थी जहां लालच और हवस ने नैतिकता और रिश्तों के सबसे बुनियादी मूल्यों को भी कुचल दिया था। सबसे पहले मीरा की सजा का ऐलान किया गया। अपने पति को धोखा देने और इस घिनौने अपराध में सक्रिय रूप से साथ देने के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह सुनते ही मीरा जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। और फिर न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी ओम सिंह की तरफ देखा, जिसका चेहरा अब भी किसी पत्थर की तरह भावहीन था। एक पिता का फर्ज अपने बेटे की रक्षा करना होता है, उसकी जान लेना नहीं। न्यायाधीश की आवाज पूरे कोर्ट रूम में गूंजी। इस साजिश की योजना बनाने, अपने ही बेटे पर बेरहमी से वार करने और अपराध के सबसे क्रूर रूप को अंजाम देने के लिए अदालत इस अपराध को दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में रखती है, और इसीलिए यह अदालत आरोपी ओम सिंह को फांसी की सजा सुनाती है। अदालत का हथौड़ा गिरा। कानूनी तौर पर इंसाफ मिल चुका था, लेकिन अदालत के कमरे में तालियों की कोई गड़गड़ाहट नहीं थी, सिर्फ प्रिया की दबी हुई सिसकियों की आवाज थी। कोई भी सजा उस दर्द और नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती थी जो हमेशा हमेशा के लिए उस परिवार पर एक दागड़ बन चुका था। झील के नीचे से आया सिग्नल का यह मामला अब कानूनी तौर पर बंद हो चुका था। अदालत का फैसला आ चुका था और अपराधियों को उनकी सजा मिल चुकी थी। गोविंद सागर की झील पर अब फिर से शांति लौट आई थी। उसका पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। लेकिन जो लोग इस कहानी की सच्चाई जानते हैं, उनके लिए इस झील का पानी अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। इसकी शांत सतह के नीचे अब हमेशा एक भयानक राज दफन रहेगा। यह मामला अपने पीछे समाज के लिए एक बहुत ही बेचैन करने वाला और दर्दनाक निशान छोड़ गया था। यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह उस नैतिक सड़न की कहानी है जो तब होती है जब एक परिवार अपनी आत्मा खो देता है। घर, जिसे एक इंसान के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह होना चाहिए, जब उसी घर की नींव हवस, लालच और धोखे से भर जाए तो वह एक कब्रगाह में बदल जाता है। इस कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे सबसे पवित्र रिश्ते भी विकृत हो सकते हैं। एक पिता जिसका धर्म अपने बेटे की रक्षा करना होता है, वही उसका हत्यारा बन गया। एक पत्नी जिसे अपने पति का साथी होना चाहिए था, वही उसकी मौत की साजिश में भागीदार बन गई। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है
कि जब किसी इंसान के अंदर का जमीर मर जाता है तो वह किसी भी हद तक गिर सकता है। ओम सिंह का आखिरी बयान। असली पीड़ित तो यहां मैं ही हूं। शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। यह एक ऐसे विकृत दिमाग की झलक दिखाता है जो अपने राक्षसी कर्मों को भी सही ठहराने की क्षमता रखता है। यह एक ऐसी मानसिकता है जहां अहंकार और आत्मदया, नैतिकता और मानवता पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। और इस पूरी त्रासदी के बीच हम प्रिया और अर्जुन नेगी के अटूट साहस को भी नहीं भूल सकते। उन्होंने इंसाफ के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें जीत तो मिली, लेकिन उस जीत के जख्म शायद हमेशा उनके साथ रहेंगे। यह कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अक्सर बड़े अपराधों की निंदा करते हैं, लेकिन हमारे अपने समाज में, हमारे आसपास नैतिक पतन के वे कौन से छोटे छोटे संकेत हैं जिन्हें हम हर रोज नजरअंदाज कर देते हैं? वह कौन सा बिंदु है जहां हमारी चुप्पी भी अपराध में एक मौन सहमति बन जाती है? इस त्रासदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नैतिकता के इतने भयानक पतन का असली और गहरा कारण क्या हो सकता है? अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में सम्मानपूर्वक साझा करें। हमारे साथ इस मामले को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप हमारे साथ मिलकर समाज के ऐसे ही छिपे हुए कोनों को उजागर करना जारी रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और सूचना घंटी को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले मामले में।